ना अब जैसे हमने तो एक सीप ट्यूब लेके आपको बताया कि एक सीप ट्यूब से कैसे मूव करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक सीप ट्यूब है, ठीक है, ये दूसरा सीप ट्यूब है, ये तीसरा सीप ट्यूब है, तो इनके बीच में कॉन्टिन्यूटी कैसे मेंटेन रहेगा, कैसे, ऐसे थोड़ा कि एक ही सीप ट्यूब सब जगह ट्रांसपोर्ट कर देगा। सीप ट्यूब तो एंड टू एंड अरेंज होते हैं और एंड में आपको ऐसे परफोरेशन दिखता है जिसको सीव एरिया या सीव प्लेट कहते हैं, याद है कुछ? ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी कैसे मेंटेन रहेगा? तो कॉन्टिन्यूटी जो है इट इज मेंटेन विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। ये क्या होते हैं? होता क्या है कि साइटोप्लाज्म जो है एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर बनाया था। जैसे इसका साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड करेगा, इसका एक्सटैंड करेगा, ऐसे स्ट्रैंड बन जाएगा, ठीक है। एंड दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग कॉन्टिन्यूटी बिटवीन एडजेसेंट सीप ट्यूब। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कॉन्टिन्यूटी बिटवीन adjacent sieve tube, continuity between adjacent sieve tube is maintained with the help of cytoplasmic strands, with the help of cytoplasmic strands, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट है वो फूड मटेरियल का ही ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। In order to establish transport of food material takes place via phloem, an experiment is performed and that is referred as girdling experiment. So write down, transport of food material takes place via phloem can be explained by girdling experiment, GIRDLING, girdling experiment, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक ट्री ट्रंक है, मान लीजिए ये हमारा ट्री ट्रंक है, हम क्या करते हैं, रिंग बार्क को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। रिंग बार्क इज रिमूव्ड, ठीक है। रिंग बार्क इज रिमूव का मतलब क्या है, एवरीथिंग एक्सटीरियर टू वास्कुलर कैम्बियम इज रिमूव्ड, एवरीथिंग विच इज एक्सटीरियर टू वास्कुलर कैम्बियम इज रिमूव्ड। तो वास्कुलर कैम्बियम के बाहर क्या क्या होता है, सेकेंडरी फ्लोएम एंड पेरिडर्म, दैट इज फेलोजेन, फेलोडर्म एंड फेलम, ठीक है। तो आपने क्या किया, रिंग बार्क रिमूव कर दिया जिसमें सेकेंडरी फ्लोएम भी इंक्लूडेड था, तो आप कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। As a result of this, what will happen? Downward movement of food material will stop, ठीक है। तो जब फूड मटेरियल का डाउनवर्ड मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा तो what will happen? There will be accumulation of food just above the point of removal, and that will result in development of swelling, ठीक है। And this shows that food transport takes place via phloem. समझ में आया ये पॉइंट सबको? इधर समझ में आया ऑनलाइन भाई? ओके, write down. In this experiment, ring bark is removed, that is everything exterior to vascular cambium
everything exterior to vascular cambium, in bracket write down secondary phloem plus peridome. Secondary phloem plus peridome. As a result, downward movement of food material stops, which results in development of swelling, just above the point of removal due to accumulation of food material. ठीक है? This shows that transport of food material takes place via phloem. Transport of food material takes place via phloem. ठीक है? देख लिया? एक क्वेश्चन लिखिए. Which part of plant will die first in a girdled plant? Which part of plant will die first in a girdled plant? Root or shoot? Shoot will die first. Why? फ्रूट को खाना मिलना बंद हो जाएगा. ठीक है? तो रूट जो है वो डॉर्मेंट स्टेज में चला जाएगा. वो पानी सप्लाई करना बंद कर देगा. जो स्टोर्ड फूड है उसको धीरे धीरे यूटिलाइज करेगा. तो ऊपर वाले पार्ट को पानी मिलना बंद हो जाएगा. तो रिजल्टेंट क्या होगा? निपट जाएगा. कौन चला जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? चले जाओ, पानी देना रूट बंद करेगा ना. रूट के पास तो स्टोर्ड फूड होगा कुछ, तो कुछ समझ. अल्टीमेटली तो पूरा प्लांट मर जाएगा, बट इनिशियली व्हाट विल डाई? above ground part. So write down first above ground part of plant will die. First above ground part of plant will die, and then whole plant will die. ठीक है ना? लिख लिया. Next is long distance transport of water in plants. Next heading is long distance transport of water in plants. ठीक है? तो हमें पता है कि फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट देयर इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट इज जाइलम. जाइलम हेल्प्स इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स. अब ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है जाइलम के थ्रू, इट इज ड्यू टू पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसको सक्शन प्रेशर भी कहते हैं. पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपको कहाँ दिखता है? गार्डन हाउस में, जो पाइप ला के पानी डालते हो ना अपने गार्डन में या फील्ड में, पीछे से प्रेशर दैट इज पॉजिटिव. नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपको कब दिखता है? जब स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, सक्शन प्रेशर. ठीक है ना? दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस इन मास. देयर इज मास फ्लो, and this mass flow takes place as a result of difference in pressure between two points. एक पॉइंट पे हाई प्रेशर होगा, दूसरे पॉइंट पे लो प्रेशर होगा, and that results in development of pressure gradient, and that will drive this movement. Okay, write down
थोड़ा सा पढ़ाया. Okay. Right on. Long distance transport of water in plant. Long distance transport of water in plants takes place via xylem. This can be due to positive hydrostatic pressure, as in garden hose, or due to negative hydrostatic pressure, as in straw. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. This movement takes place en masse, En. This movement takes place en masse or by mass flow, en masse or by mass flow, that is due to pressure gradient between two points. Okay, from high pressure to low pressure. Now, तो ब्रॉडली जो है, देयर आर टू पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. एक होता है हमारा एपोप्लास्टिक, दूसरा होता है हमारा सिम्प्लास्टिक. जो एपोप्लास्टिक पाथवे है, इसमें क्या होता है, वाटर मूव्स थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस. ठीक है, एंड बाउंड्री ऑफ दिस पाथवे इज प्रोवाइडेड बाय सेल वॉल. So water will move through the spaces present between the cell. In symplastic pathway, water moves through plasmodesmatal connection. That means it will cross the cellular content. So in apoplastic pathway, as such, there is no resistance. So this pathway is faster pathway and preferred pathway. Whereas in symplastic pathway, resistance is offered by cellular content, so it is a slow pathway. ठीक है? Now, irrespective of whether it is apoplastic or symplastic, this pathway ultimately becomes symplastic when it reaches endodermis. Why? Because at endodermis we have Casparian strip which is impermeable to water. ठीक है? Now, after crossing endodermis, symplastically it will enter into pericycle, and then from pericycle it will enter inside the vascular system. ठीक है? That is xylem. Now, in vascular system, water can move through the xylem or between the xylem. Okay, xylem के अंदर से जा सकता है और उनके बीच से भी जा सकता है. In both the cases, this transport is apoplastic. Why? Because xylem is a dead element and it is devoid of any protoplasmic content. मतलब xylem के अंदर कोई भी लिविंग चीज नहीं है, डेड है, वेसल डेड है. तो अगर उसके अंदर से मूव कर रहा है तब भी हम इसको क्या कहेंगे, एपोप्लास्टिक है, क्योंकि वहां पे कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होगा. समझ में आया ये पॉइंट सबको? क्लियर है? थ्रो डाउन. इन प्लांट्स देयर आर टू मेजर पाथवे ऑफ water transport, that is apoplastic and symplastic. In apoplastic pathway,
in apoplastic pathway, water moves through intercellular spaces. Water moves through intercellular spaces, and boundary of this pathway is provided by cell wall. Boundary of this pathway is provided by cell wall. Okay. Whereas in symplastic pathway, water moves through plasmodesmatal connection, water moves through plasmodesmatal connection, in apoplastic pathway, level of resistances negligible. So it is a faster pathway, and preferred pathway of water transport in plants. Whereas in symplastic pathway, resistance is offered by protoplasmic content, as a result, it is slower pathway of water transport. Okay, next point लिखिए. Irrespective of whether it is apoplastic or symplastic, water transport ultimately becomes